तुम एक काम करो, इस संडे को अपने मम्मी पापा को हमारे घर भेज दो। इसके बाद मेरे पापा आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही हमारी शादी की तारीख फाइनल हो जाए। नहीं तो ना जाने कितने महीनों के लिए बात टल जाएगी। तो सुमित कुछ हिचकिचाया। सौम्या, मैंने तो अभी तक अपने माता पिता से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अरे, तो बता दो ना उन्हें मेरे बारे में। क्या मैं किसी से कम हूँ जो तुम मेरे बारे में उन्हें बताने से भी डरते हो? नाराज होते हुए सौम्या ने कहा, अरे सौम्या, ऐसा मैंने कब कहा? बस मुझे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। सोचता हूँ कि अपनी ही शादी की बात मैं खुद कैसे करूँ। तो सौम्या गुस्से से बोली, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बच्चा समझते हैं या तुम खुद ही अपने आप को छोटा बच्चा मानकर बैठे हो? तुम कहो तो मैं खुद उनसे मिलकर बात कर लेती हूँ। इस पर सुमित ने कहा, अरे नहीं नहीं सौम्या, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। नहीं तो मेरे पिताजी बिना सोचे समझे ही इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। तो सौम्या हैरानी से बोली, अरे, इतनी सी बात पर रिश्ते से इनकार क्यों कर देंगे? क्या तुम्हारे परिवार में लड़कियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता? उनकी अपनी कोई राय या मर्जी नहीं होती? सौम्या की बात सुनकर सुमित हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सौम्या को कैसे समझाए। ऐसा नहीं है सौम्या, लेकिन हमारे परिवार में ऐसी लड़कियों को भी पसंद नहीं किया जाता जो होने वाले ससुराल में खुद जाकर अपने रिश्ते की बात करने लगे। शादी ब्याह की बात जरा सलीके से और तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारे परिवार वाले पुराने ख्यालों के दकियानूसी लोग हैं? ऐसा नहीं है सौम्या, वह इतने भी पुराने ख्यालों के नहीं हैं कि अपने बेटे की पसंद का ख्याल ना रखें। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखो सुमित, शादी से पहले ही यह बात स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। मैं ऐसे घुटन भरे हुए माहौल में हरगिज नहीं रह सकती हूँ। यह बात सुनकर सुमित हैरान रह गया। वह किसी भी कीमत पर सौम्या को खोना नहीं चाहता था। घटे हुए माहौल से तुम्हारा क्या मतलब है? सौम्या, तुम्हें तो पता है। सुमित, मैं बहुत आज़ाद ख्याल की मॉडर्न लड़की हूँ। मेरे पापा भी आधुनिक विचार रखते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर कोई बंदिश नहीं लगाई। मेरे भाई भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा भी क्लब जाते हैं, दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हैं। इतने खुले माहौल से निकलकर मैं तुम्हारे दकियानूसी घर वालों के साथ उस घुटन भरे माहौल में कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी? और तुम भी मुझे जानते हो ना, मेरा वहाँ गुजारा हरगिज नहीं होगा। यह तुम क्या कह रही हो सौम्या? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम शादी करने से इनकार कर रही हो। अरे नहीं सुमित, मैं तुम्हें शादी से इनकार नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे माता पिता के साथ रहने से इनकार कर रही हूँ। मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम हमारे साथ रहो। सुमित परेशान हो गया और बोला, नहीं सौम्या, अपने माँ बाप को छोड़कर मैं कैसे? सुमित, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे माँ बाप कोई छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जब तुम्हारा बड़ा भाई उन्हें छोड़कर जा सकता है तो तुम्हारे जाने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? वैसे भी पापा ने फैसला कर लिया है कि अपनी कंपनी की अमेरिका वाली ब्रांच वह तुम्हारे हवाले कर देंगे। फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सौम्या, अपने माता पिता के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं विदेश चला जाऊंगा तो वे बेचारे अकेले रह जाएंगे। अकेले क्यों रह जाएंगे? क्या उन्हें यहाँ रिश्तेदारी नहीं है? सबसे मिलजुलते रहते हैं। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उन्हें अपने पल्लू से बांध कर नहीं रखना चाहिए।
उन्हें अपने मन मुताबिक जीने देना चाहिए। सौम्या ने अपनी बातों से सुमित को विश्वास में ले लिया। अब सुमित को भी लगने लगा था कि सौम्या जो कह रही है उसमें कुछ बुराई नहीं है। रात को जब सुमित घर पहुंचा तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने माँ पिताजी को सौम्या के बारे में बता दिया और साथ ही साथ बाकी सारी बातें भी बता दी। मालती जी और श्यामलाल जी सुमित के मुंह से यह सब सुनकर जैसे सन रह गए। अपने छोटे बेटे से तो कम उन्हें यह उम्मीद नहीं थी। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो बेटा? क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो? तो सुमित ने सिर झुकाए हुए धीमे से कहा, हाँ पिताजी, मैं सौम्या के साथ अमेरिका जाकर उसके पापा का बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर गहरी सांस लेते हुए श्यामलाल जी ने कहा, तुम जा सकते हो सुमित। यह आप क्या कह रहे हैं? मालती जी ने भरी आंखों से देखते हुए कहा। तो श्यामलाल जी भरे गले से बोले, ठीक ही तो है। चिड़िया के बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो घोंसले में रहना पसंद नहीं करते। वह तो केवल अपनी आज़ादी की उड़ान भरना चाहते हैं। घोंसले में तो वे तब तक रहते हैं जब तक खुद उड़ने लायक नहीं हो जाते। हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया है। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह सुनकर सुमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फोन करके सौम्या को सारी बात बताई और कुछ ही दिनों के भीतर सौम्या से शादी कर ली। सुमित की दुल्हन बनकर सौम्या अपने ससुराल में तो आई, परंतु केवल रस्म निभाने के लिए। उसके बाद वह अपने मायके वापस चली गई, पर अकेले नहीं, सुमित को साथ लेकर कुछ दिन यूं ही बीते। अब श्यामलाल जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। अकेले दुकान का काम संभालना उनके बस की बात नहीं रह गई थी। इसलिए उन्होंने अपनी दुकान बेच दी। कुछ दिनों के बाद सुमित भी अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया था। मालती जी और श्यामलाल जी की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने बेटों के वियोग को भी सहन कर लिया था, या शायद सहन करने का दिखावा कर रहे थे। दिल में छिपा गम उन्हें अंदर ही अंदर दर्द दे रहा था। जिस घर में कभी हंसी खुशी और चहल पहल थी, अब वहाँ वीरानी छाई हुई थी। घर के बड़े बड़े कमरे, लंबे चौड़े बरामदे, खूबसूरत खिड़कियाँ और झरोकों अब जैसे खाने को दौड़ते थे। घर की रौनक तो वहाँ रहने वाले लोगों से ही होती है, वरना तो ईंट पत्थर के मकान भी खंडर से लगने लगते हैं। बैठे बैठे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात करके दिल का हलचल बांटने भी लगते तो अतीत के गलियारों में भटकने लगते। घूम फिरकर बच्चों की बातें ही करने लगते और फिर उनकी याद में आंसुओं से अपना चेहरा भी भिगो बैठते। हालांकि उनकी भरपूर कोशिश रहती कि अपने बेटों की यादों से भी खुद को दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से दुख के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता था। लेकिन आदतें जब पुख्ता हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ना भी आसान नहीं होता। आलती जी ज़्यादातर अपने काम को घर के कामों में व्यस्त ही रखती थी और श्यामलाल जी पूरा पूरा दिन बैठे हुए अखबार को कई बार पढ़ लेते। बीच बीच में मालती जी को दिन भर की खबरें भी सुनाते रहते। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे दिन गुजारने लगे थे। एक दिन जब आंगन में बैठकर श्यामलाल जी खुनखुनी धूप सेक रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे तो मालती जी रसोई घर में सब्जी बना रही थी। फिर मालती जी ने रसोई की खिड़की में से आवाज़ दी, क्या बात है जी, आज कोई खबर नहीं है आपके पास सुनाने को? लेकिन श्यामलाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया।
खुद को अखबार पढ़ने में व्यस्त रखा। कुछ देर और बीत गई, लेकिन श्यामलाल जी ने कोई खबर नहीं सुनाई। मालती जी को उनका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, तो रसोई से निकलकर बाहर आई तो देखा अखबार नीचे गिरा था और श्यामलाल जी कुर्सी पर गर्दन टिकाकर आसमान की तरफ देख रहे थे। मालती जी को कुछ हैरानी हुई। पास जाकर जैसे ही उन्हें हिलाया डुलाया तो श्यामलाल जी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। उनका शरीर बेजुबान हो चुका था। यह देखकर ही मालती जी के गले से एक हृदय विदारक चीख निकली और वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही समय में सभी पड़ोसी और रिश्तेदार वहां इकट्ठे हो गए। श्यामलाल जी के बेटों को फोन लगाया गया और उनके पिता के देवसान के बारे में सूचित किया गया। दोनों बेटों ने फोन पर ही अपने पिता के जाने का शोक प्रकट किया, परंतु साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अभी उनके आने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें पिता के मृत शरीर का अंतिम संस्कार उनके बिना ही करवा दिया जाए। बेटे तो कभी उन्हें भुला ही बैठे थे। पति के जाने के बाद तो मालती जी जैसे टूटकर बिखर गई। ऊपर से आसपास बैठे रिश्तेदारों की बातें उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। एक महिला रिश्तेदार ने कहा कि माँ बाप तो दिन रात एक एक करके अपने बच्चों को पालते हैं, हर कष्ट खुद सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देते। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को ही भूल बैठते हैं। जिन्हें बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, वही बुढ़ापे में नजर नहीं आते हैं। उन्हें तो अपनी बीवी बच्चों से ही अपनी दुनिया नजर आती है। वहीं पास बैठी दूसरी महिला बोली, आज तो बच्चों के लिए सब कुछ पैसा ही है, रिश्तों का स्थान भी पैसों ने ही ले लिया है। मर्यादा की डोर टूटती है तो भले ही टूटे। आसपास की अन्य महिलाएं भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। सबके बीच गुमसुम बैठी मालती जी बस चुपचाप शून्य में निहारती जा रही थी। खैर, दिन बीतने के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए और अकेली रह गई मालती जी, जो अभी तक इस कदर सदमे से उभर नहीं पाई थी। इस बात को 20 दिन हो चुके थे। अपने पति श्यामलाल जी की आराम कुर्सी पर बैठकर मालती जी जब चाय पीती तो पति को याद करके फिर से आंसू बहाने लगती। काफी देर तक मालती जी वहीं बैठी रहती। दोपहर के 2 बजने को आए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। चाय भी चौंकी त्यों धरी थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। मालती जी ने अपने अस्त व्यस्त हालत को ठीक किया और उठकर आंसू पोंछते हुए दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा उनकी सहेली रेखा उनके सामने खड़ी थी। रेखा मालती जी की बचपन की सहेली थी। दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा लगाव था। अपनी सहेली को सामने देखकर मालती जी के दिल के भीतर जकड़ी हुई असीम पीड़ा बेबाक हो गई और उनके गले से फूट फूट कर रो पड़ी। देखना रेखा कहाँ चले गई मुझे छोड़कर, मालती जी ने कहा। अपनी सहेली की ऐसी हालत देखकर रेखा जी की भी आंखें नम हो गई। मालती जी, मुझे तो आज ही इस सब के बारे में पता चला। तुम्हारे सामने रहने वाली मिसेस शर्मा मुझे बाजार में मिली तो उन्होंने मुझे यह खबर दी। सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तुरंत यहाँ आ गई तुमसे मिलने। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मालती जी चाय बनाने के लिए उठी। तभी अचानक कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिरने लगी। रेखा जी ने उन्हें झट से संभाला। मालती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रेखा जी ने कहा। तो मालती जी बोली, नहीं रेखा,
कुछ नहीं हुआ। तबीयत को वह तो खाना नहीं खाया था, तो शायद कमजोरी के कारण। क्या तू अब तक भूखी है? रेखा जी जल्दी से रसोई घर में गई और अपनी सहेली के लिए खाना बनाकर ले आई। फिर रेखा जी बोली, देखो मालती, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तो तुम्हारे पति भी सुकून न पाते होंगे। तो मालती जी ने कहा, कैसे हिम्मत रखूं रेखा? दोनों बेटे तो पहले ही हमें छोड़कर विदेश चले गए। अब पति भी अपना साथ छोड़ गया। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतने बड़े सुनसान घर में एक एक पल सदियों के समान बीत रहा है। इस तरह जीना भी कोई जीना है? अब तो सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। कहते हुए मालती जी फिर से सुबकने लगी तो रेखा बोली, मालती, मुश्किल भी आसान हो जाती है अगर सल संकल्पना शक्ति हो। अपेक्षाओं को तिलांजलि दे दो और अपने बलबूते पर जियो। अतीत और भविष्य की विचारना एक इंसान को बोझिल बना देती है, इसलिए केवल वर्तमान का सदुपयोग करो और सारी चिंता भगवान पर छोड़ दो। अब मुझे ही देख लो, पति 15 साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। नौकरी करके बड़ी मुश्किल से इकलौते बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, धूमधाम से उसका ब्याह रचाया। सोचा था सारी उम्र तो काम के बोझ तले दबी रही, अब थोड़ा आराम मिलेगा, घर आंगन की रौनक बढ़ जाएगी। आराम से घर पर बैठकर पोते पोतियों को खिलाएंगी, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन सारे अरमान पल में ही ध्वस्त हो गए जब बहू ने साफ साफ कह दिया कि उसका मेरे साथ गुजारा नहीं है और उसके कहने पर मेरे बेटे ने अलग रहने का फैसला कर लिया। अपना अलग घर बनाकर इकलौते बेटा बहू मुझे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही स्वयं को टूटने दिया। घर रहते हुए बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। 4 पैसे आने के साथ साथ समय भी अच्छा बीत जाता है और दिल भी लगा रहता है। रेखा की बातें सुनकर मालती जी को बड़ी हैरानी हुई। वाकई उनका हौसला काबिले तारीफ था। उन्हें देखकर मालती जी को महसूस हो रहा था कि इंसान की उम्र नहीं, उसे हौसला मायने रखता है। अच्छा मालती, अब मैं चलती हूँ, कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। कहते हुए रेखा जी अपने घर चली गई। अपनी सहेली की बातें मालती जी के दिल पर बार बार चोट करने लगी। काफी देर तक वह इसी में ही सोचती रही। अगले दिन सूरज होने के साथ मालती जी जागी तो देखा सूर्य की लालिमा खिड़कियों से झांक रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उनका साथ निभाने आई हो। अतीत की बातें भूलकर आज मालती जी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले चुकी थी। वहाँ अमेरिका में सुमित अपने सालों के साथ ससुर जी के कारोबार को संभाल रहा था। हालांकि सौम्या के भाइयों को अपने जीजा की उपस्थिति कुछ खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसके आने के बाद उनकी अहमियत कुछ कम हो गई थी और ऊपर से उनके कारोबार का एक हिस्सेदार और बढ़ गया था। परंतु अपने पिता के डर से वह उसे कुछ नहीं कह पाते थे। उसे देखकर वह मन ही मन कुढ़ते रहते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सुमित को भी अपने सालों के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था, परंतु यह सब कुछ जानते समझते हुए भी वह अनजान बनने का दिखावा करता रहा। वहीं विदेश में पहुंचकर सौम्या के तो जैसे पंख ही लग गए थे। वह अपना सारा समय ब्यूटी पार्लर्स में, पार्टीज में या शॉपिंग करने में बिताने लगी थी और जी भरकर पैसा उड़ाने लगी। एक दिन सौम्या के पापा शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे।
तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सौम्या के दोनों भाइयों की आंखों में सुमित पहले ही खटक रहा था। उन्हें अपनी बहन और बहनोई का साथ रहना भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने पिता को मरते ही अपनी बहन का हिस्सा अलग कर दिया और अपनी बहन व बहनोई को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया और यह भी कह दिया कि अब यह घर उन लोगों को छोड़ना होगा और अपना घर अलग बनाना होगा। सौम्या की उनके आगे एक ना चली और सीधा साधा सुमित उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया था। सौम्या ने तो बचपन से ही ऐसो आराम देखा था। माँ बाप ने अपनी जीते जी जमाने की गर्म हवा भी उसे नहीं लगने दी थी। मेहनत करना तो उसे आता ही नहीं था। वो तो बस यही चाहती थी कि उसके पास इतना पैसा हो कि जिस चीज पर हाथ रखे उसे हासिल कर ले। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसकी दोनों भाभियों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। साथ ही साथ दोनों ने अपने अपने पति को उन दोनों के खिलाफ भड़काकर उनका हिस्सा अलग करवा लिया। अब तो उसे ताने मारने और नीचा दिखाने से भी वह पीछे नहीं हटती थी। श्यामा भी अब उनके साथ रहना नहीं चाहती थी और जल्द से जल्द अपना नया घर बनाकर इस घर से निकल जाना चाहती थी। लेकिन यह सब होता कैसे? सौम्या के भाई ने तो चिंता में डूबी हुई सौम्या के दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। तभी सुमित बोला, मैं तो कहता हूँ कि वापस इंडिया चलते हैं। उसी समय चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सौम्या बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी। अब तो हमारा काम यूं बन जाएगा। ऐसा क्या याद आ गया तुम्हें? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे हाथ किसी खजाने की चाबी लगी हो। अरे सुमित, ऐसा ही कुछ समझो। तुम्हारे पिताजी की जायदाद में जो तुम्हारा हिस्सा है वह किसी दिन काम आएगा। मैं इंडिया में तो रहना नहीं चाहती। क्यों ना हम उनसे अपना हिस्सा लेकर यहाँ नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें। तभी सुमित हैरानी से बोला, नहीं सौम्या, प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा तो जरूर है, लेकिन मैं माँ को वह बेचने के लिए कैसे कह सकता हूँ? लेकिन सुमित, यह भी तो सोचो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। एक रास्ता है सौम्या, क्यों ना हम दोनों यहीं रहकर नौकरी करना शुरू करें। और जहाँ तक रही घर का इंतजाम करने वाली बात, तो वो हम किराए पर भी रह सकते हैं ना। देखो ना सुमित, नौकरी करना मेरे बस की बात तो है नहीं, और सिर्फ तुम्हारी नौकरी करने से हमारा खर्च पूरे होने से रहा। अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर होते तो बात और थी। और वैसे भी मेरे भाई भाभीियों ने जिस तरह से हमें जलील करके हमें घर से निकल जाने को कहा है, अब तो मुझे भी उन्हें दिखाना है कि हम उनके सहारे के बिना भी आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन सौम्या, पिताजी के चले जाने के बाद हम लोगों ने तो माँ को फोन करके उनका हालचाल तक भी नहीं पूछा, और अब अचानक जाकर यह कह दें कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? सुमित, आखिर तुम बेटे हो उनके। अब जल्दी से अपने बड़े भाई को फोन करो। हिस्सा तो उन्हें भी चाहिए होगा ना जायदाद में। फिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे पैसा नहीं चाहिए होगा? अपना हक लेने को तो वह भी तैयार होंगे। सौम्या, भैया को किस बात की कमी है? माना कि यहाँ आकर उन्होंने बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां की हैं, लेकिन आज वह बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उन्हें किसी चीज की कमी होगी? अरे तुम एक बार बात करके देखो, कहते हुए सौम्या ने फोन मिला दिया। अमित ने बात करके सुमित को जो सुनने को मिला, उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। इतनी मेहनत करने के बाद अमित ने जो नौकरी हासिल की थी, वह नौकरी अब छूट चुकी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो आजीविका चलाने के लिए आखिरकार उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, और उसमें भी
अब तक उसे घाटा ही हो रहा था। वह तो पहले ही भारत जाकर माँ से मदद मांगने का प्लान बनाकर बैठा था। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद दोनों भाइयों ने एक साथ अपने घर जाकर अपना हिस्सा मांगने का फैसला किया। आज अमित पूरे 8 साल के बाद और सुमित 6 साल के बाद अपने घर वापस आ रहा था। एयरपोर्ट उतरने के बाद उन्हें टैक्सी ली और घर की ओर निकल पड़े। टैक्सी में बैठे हुए वह अपने शहर की उन सड़कों और गलियारों में गुजर रहे थे जहाँ कभी वह बेफिक्री से घूमा करते थे, जैसे कल ही बात हो। बड़े सुकून और खुशी से वो दिन गुजर गए थे। कोई फिक्र थी ना कोई परेशानी, क्योंकि सारे परेशानियों तो माँ बाबू भी अपने ऊपर ही ले लेते थे और उन पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। जब तक उनके साथ रहे उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती थी। आखिर सारी तकलीफें और परेशानियां उन्होंने खुद ही अपने लिए पसंद की थी। तरक्की, खुशहाली और दौलत के लालच में वह कब से अपने जन्मदाता को छोड़कर दूर जा चुके थे। आज उन दोनों की आंखें आंसुओं से डबडबा चुकी थी। जैसे ही उनके टैक्सी घर के दरवाजे के बाहर रुकी और वह टैक्सी से बाहर निकले तो घर का नज़ारा देखकर हैरान ही रह गए। वहाँ उस सब सा माहौल नजर आ रहा था। हैरानी से अमित और सुमित एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फिर उनकी नज़र सामने लगे बोर्ड पर गई जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, श्री श्यामलाल मेमोरियल स्कूल। दरअसल मालती जी ने अपने घर की मरम्मत और रिनोवेशन करवाकर उसे एक स्कूल में तब्दील कर दिया था। आज के ज़माने में जहाँ विद्यालय शिक्षा का मंदिर न होकर मात्र एक व्यापार बनकर रह गए हैं, वहीं मालती जी ने अपनी सहेली रेखा के साथ मिलकर एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जहां बहुत कम फीस ली जाती थी और गरीब लोगों के लिए मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी और साथ ही साथ एक समय का खाना भी उपलब्ध करवाया जाता था। समय बीतने के साथ जब अन्य लोगों और समाज सेवी संस्थाओं को भी यह बात का पता चला कि वह गरीब लोगों को पढ़ाने का काम करती है, तो वे उनकी मदद के लिए आगे आए और धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया। स्कूल के लिए ट्रस्ट भी बनवाया गया और स्कूल शुरू होने के 2 साल बाद साथ वाली बिल्डिंग खरीदकर उसे भी स्कूल में शामिल कर लिया गया। आज उनके उसी स्कूल का सालाना फंक्शन था जहां चीफ गेस्ट के तौर पर शहर के मेयर उपस्थित थे। आज उनके स्कूल की गिनती शहर के नामी स्कूलों में होती थी और अब तो उनके प्राइमरी स्कूल का मिडिल स्कूल बनाने की भी इजाज़त मिल गई थी। इसलिए आज मालती जी बहुत खुश थी। स्कूल का फंक्शन बहुत कामयाब रहा था। स्कूल के वार्षिक उत्सव के बाद मालती जी अभी फुर्सत से बैठी ही थी कि अचानक अपने सामने दोनों बेटों को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोचने लगी कि कहीं यह आंखों का धोखा तो नहीं। तभी दोनों बेटों ने उनके पास आकर उनके चरण स्पर्श किए तो उन्हें यकीन आया कि सच में उनके दोनों बेटे उनके सामने खड़े हैं। आंखों से छलकते हुए आंसुओं के कारण दोनों बेटों के चेहरे उन्हें धुंधले नजर आने लगे। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए और बोली, लगता है रास्ता भूल गए हो तुम दोनों, वरना आज तक तो अपनी माँ की याद भी नहीं आई थी। तुम्हें इतने भी क्या व्यस्त हो गए थे कि पिता की मृत्यु के समय भी तुम्हें आने की फुर्सत नहीं मिली। नजरें झुकाए हुए दोनों बेटों ने अपनी माँ की बातें सुनते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। फिर मालती जी बोली, खैर यह बताओ कैसे हो तुम लोग तो। अमित बोला, हम अच्छे हैं माँ, आप कैसी हो। हाँ बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक समय था जब टूटकर बिखर गई थी तुम्हारी माँ, लेकिन खुद को संभालना सीख लिया है मैंने। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करवाती हूँ। कहकर मालती जी वहाँ से उठी और रसोई में
जाते हुए अपने नौकर को आवाज़ लगाने लगी। इधर सुमित और अमित अभी तक सदमे में थे। उन्होंने तो सोचा था कि पुराने समय का बना उनका घर अब खंडहर का रूप ले चुका होगा, जिसे बेचकर वह अपनी अपनी रकम लेकर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन वहां तो 3 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी, जहां एक प्राइमरी स्कूल बड़ी शान से चल रहा था। यह सब देखकर अमित बोला, सुमित, हम लोगों के मंसूबे पर तो पानी ही फिर गया। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती है। अब हम किस मुंह से उनसे घर में हिस्सा मांगेंगे? तो सुमित ने कहा, लेकिन मांगना तो पड़ेगा। सौम्या तो यहाँ से एक अच्छी खासी रकम की आस लगाकर बैठी थी। अगर पैसा लेकर ना गए तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ, सुमित, पैसों की जरूरत तो मुझे भी है। देखो, बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन अपनी माँ के सामने तो बच्चे ही रहेंगे। मकान में ना सही, हम कम से कम दुकान का हिस्सा तो हमें मिल ही जाएगा। थोड़ी देर में मालती जी ने खाना लगवा दिया और सबने एक एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते हुए भी अमित और सुमित गहरी उलझन में थे। मालती जी यह सब नोटिस कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। खाना खाने के बाद अमित ने कहा। तो मालती जी बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। लेकिन बेटा, जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ आए हो वो तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। दोनों बेटों ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा तो मालती जी बोली, तुम्हारी माँ हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। क्या मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ अपना हिस्सा मांगने आए हो? यह सुनकर सुमित के हाथ से पसीने की बूंदें टपकने लगी। लेकिन बेटा, अब ना तो इस मकान में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही तुम्हारे पिता की दुकान में। दुकान तो हमने उसी समय बेच दी थी जब तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे थे, क्योंकि उनके इलाज के लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी। और जितना पैसा बचा था उससे मैंने यह घर रिपेयर करवा लिया और अपना स्कूल खोल लिया। और अब यह इमारत मैंने स्कूल के ट्रस्ट के नाम ही कर दी थी, ताकि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी स्कूल इसी तरह कायम रहे। लेकिन माँ, आपको क्या ज़रूरत थी यह सब करने की? अमित ने तिलमिलाते हुए पूछा। तो मालती जी ने कहा, बेटा, मेरे जीवन में रुपया पैसा ना तो कल मायने रखता था और ना ही आज मायने रखता है। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी कि हमारा घर हमारे बच्चों के अस्तित्व से रोशन रहे। अब जिनके लिए इतना बड़ा घर बनाया था वह तो विदेश जाकर बस गए थे। ऊपर से तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद अकेले की मार झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। खाली घर काटने को दौड़ता था तो सोचा क्यों न लोगों की मदद करके कुछ पुण्य कमा लिया जाए। समान सेवा भी हो जाएगी और जिंदगी को मायने भी मिल जाएंगे। और देखो, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो ईश्वर ने मेरा साथ दिया। आजकल समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अकेलापन मेरे आसपास भी नहीं भटकता। और वैसे भी बेटा, यह बात तो मैंने तुम ही लोगों से सुनी है ना, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने देनी चाहिए, अपने पल्लू से बांध कर नहीं रखना चाहिए। बस तुम्हारी ही बातों पर तो अमल किया है मैंने। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है, चपरासी ने आकर कहा। तो मालती जी बोली, ठीक है, उन्हें ऑफिस में बैठने को कहो, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा कर आती हूँ, तब तक तुम आराम करो, कहकर मालती जी वहां से चली गई। माँ का जवाब सुनकर अमित और सुमित का दिल अवसाद से घनीभूत हो गया। अगले दिन वे
दोनों अपना सा मुंह लेकर वापस अमेरिका चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ओके।